तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 199 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उस फाइट में हार चुका होता और लू फेंग को एक हिंट भी मिलने वाला था कि वो अपने कैसे कम्प्रिहेंशन को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। और अब फिर हमें प्राइमर केओस सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ एनर्जी रिवॉल्व कर रही होती है। वहीं पे लू फेंग अपने क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन से आर्मर बना के घिरा होता है और वो अभी अपने ट्रेनिंग बालकनी में खड़ा होता है और अभी के दरमियान वो बाकी सारे बालकनी को देख रहा होता है और पिछले 8 दिनों से वो पूरे सिटी में सर्च कर रहा था, जहाँ पे कई सारे एम्प्टी बिल्डिंग होते हैं और उन सारे बिल्डिंग पे मार्क लिखे हुए होते हैं जो कि उन काउंटलेस वॉरियर्स के द्वारा ही उन बालकनी पे छोड़े गए होते हैं। और अब फिर लू फेंग उन्हीं सबको खोज रहा होता है, जैसा कि उसे मान का प्रिंस वूका ने बोला होता है। और अब यहाँ पे लॉन्गिन जो कि प्राइमर रीजन में एंटर हो चुका था, वो भी एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में ही ऐसा ही था। और अब फिर वो सारे बंदे कियांशु, रोंगजुन, बाकी सारे बंदे इसी सारे मार्किंग को ही खोज रहे थे। और अभी के मर्तबा हमें बताया जाता है कि ये जीनियस बहुत ही क्लियर है कि इन 3 सालों में उन सबके पास टाइम नहीं है, उन्हें अपनी फाउंडेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इसलिए उन सबका फास्टेस्ट वे टू इम्प्रूव है कि वो उन सारे बड़ी हेड्स जो कि उन्होंने अपने उन बैल्कनीज पे छोड़े होते हैं उसको यूज करके ट्रेन करे। और यहाँ पे वो इन्हीं सबको खोज रहे होते। और अब फिर यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे 112 मार्किंग मिले होते हैं, जहाँ पे लू फेंग उसको देखते हुए कहता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन मैं इसमें से किसको चूज करूँ। और अभी के मर्तबा हमें लू फेंग के एक आवाज को सुनाया जाता है, जहाँ पे कोई बंदा लू फेंग को पुकारता है। वहीं पे लू फेंग उधर मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक मिस्टीरियस गर्ल होती है जो कि ग्रीन मार्किंग स्किन होती है। और अभी के दरमियान वो पूछते हैं कि लू फेंग, क्या तुम्हें कोई मार्किंग मिला जो तुम्हारे लिए सुटेबल हो। तो लू फेंग कहता है कि नहीं, मैंने अभी 112 डिस्कवर किया है जो इतने भी बुरे नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे किसको चूज करना चाहिए। यहाँ पे वो कोई और नहीं कियान सुई होती है। और यहाँ पर लू फेंग भी उससे पूछता है कि कियान सुई, क्या तुम्हें कुछ मिला। तो कियांशु भी कहती है कि नहीं, हमें भी नहीं मिला, मैं भी खोज रही हूँ। अभी के दिन में वो कियांशी वही पेयर ऑफ सिबलिंग होती है जो कि आवगोसी प्लैनेट से आई हुई होती है और वो दोनों भी एब्सोल्यूट बिगनिंग मेंबर्स होते हैं। और अब फिर वो कहती है कि मैं उसको ढूंढ रही हूँ। यहाँ पे मेरे टीचर के गाइडेंस से मैंने अभी 3 जगह को चूज किया है। और कियांशी स्माइल करते हुए कहती है कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे टीचर ने अभी हेवनली ब्रिज बैटल को देखा। उसने कहा है कि हमारी कंप्रिहेंशन को और भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन भी इतनी कमजोर नहीं है, तुम्हारी अगर कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो रोंगजुन से स्ट्रॉन्गर से, लेकिन बोलान से थोड़ी सी वीक है। तो ये सुनकर लू फेंग भी हैरान होता है और फिर यहाँ से वो चली जाती है और कहती है कि ऑल द बेस्ट, तुम्हें इन 30 सालों में बहुत ही आगे बढ़ना होगा। और अब फिर लू फेंग फिर से खोजने लगता है और हमें बताया जाता है कि बवाता उससे कहती है कि तुम्हारे बैचेस में 1000 जीनियसेस, उन सबके डिसेंट बैकग्राउंड है, कई के तो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है जो कि उनको गाइड कर रहे हैं उनके पीछे से, लेकिन लू फेंग के पास अभी उतना बड़ा बैकग्राउंड है ही नहीं कि उसको गाइड कर। यहाँ पे बवाता भी उसको हेल्प नहीं कर सकती थी इन सब के बारे में, क्योंकि बवाता को भी इन सब के बारे में उतना एक्सपीरियंस था ही नहीं। और फिर लू फेंग कहा था कि कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फिर से वो उसको ढूंढने लगता है, लेकिन तभी बवाता उसे चिल्ला कर कहती है कि लू फेंग, तुम्हें एक लेटर रिसीव हुआ है ये वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी इटर्नल डिपार्टमेंट से। तो ये देखकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है और फिर वो अपने एक पाल को कॉन्शियसनेस में भेज देता है वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में। और फिर में सीन चेंज के वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन लू फेंग विला को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने लैपटॉप के सामने बैठ कर उस मेल को ओपन कर, तो वहाँ पे मेल में लिखा होता है कि लू फेंग, मैंने तुम्हारे फुटेज को देखा, हेवनली ब्रिज में ये उतना भी बुरा नहीं था, तुम्हारी जो यूजेज है नॉन स्टार आर्मर्स को वो थोड़ी रिजेड है, इसलिए मैं तुम्हें कहनी चाहूंगी कि वेपन डेड है, तुम एक लिविंग हो, इसलिए तुम सबको इन नॉन स्टार आर्मर्स को अच्छे से यूज करना होगा ताकि तुम इसके फुल पोटेंशियल को यूज कर सको। और उसने और लिखा होता है कि तुम अभी स्टडी कर रहे हो 9 यूनिवर्स टैबलेट्स के, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ से तुम अपने बैटल टेक्निक फ्लोटिंग ब्लड को खरीदो, इसके लिए तुम्हें 800 पॉइंट्स की जरूरत होगी। और जब तुम इसको बाई कर लोगे तो तुम्हें अपने ट्रेनिंग बालकनी नंबर बहुत ही लंबा होता है, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे वो कहती है कि वहाँ पे तुम जाना, वहाँ पे तुम्हें फ्लोटिंग ब्लड मिलेगा जिसके बाद में तुम वहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हो। यहाँ पे ये फर्स्ट
थ्री पिक्चर्स है जो कि 9 यूनिवर्स टैबलेट्स में। इसलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी कि तुम यहाँ पे हार्ड वर्क करो। और यहाँ पे लिखा होता है ट्रू यान, और यहाँ पे ये सिंपल लेटर होता है जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी इंटरनल डिपार्टमेंट से होता है, और ये कोई ऑर्डिनरी नहीं होता है। अब यहाँ पे लू फेंग उस नाम को देखता है ट्रू यान, और यहाँ पे वो उसके बारे में सर्च करने लगता है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता है, जैसे कि बग क्लाइंट और ऑटोमेन रिस्क के बारे में ज्यादा फाइल्स नहीं होती, और यहाँ पे वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड होते हैं, उन सबसे छुपाए हुए होते हैं। और अब फिर बबाता भी ये समझ जाती है कि इसकी पोजीशन यहाँ बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि जो प्रिविलेजेस इससे मिल रहे हैं वो बहुत ही हाईयर स्टैंडर्ड वाले बंदे को ही मिलता। और अब फिर लू फेंग उस स्क्रीन को बंद कर देता है, और यहाँ पे बबाता उससे कहती है कि ये सारे ट्रू यान से लिखा देते। और फिर लू फेंग भी उस स्क्रीन पे घूरते हुए देखता है जहाँ पे कई सारे आर्टिकल्स डिटेल्स में लिखी हुई होती है, और यहाँ पे वो सबको पढ़ के शौक होता है कि ये ट्रू यान टेक्निक होती है जो कि फाउंड होता है ट्रू यान एम्पायर के द्वारा। और इसकी प्राइस अगर परचेज की जाए वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में तो इसकी प्राइस अकेले 8 लाख पॉइंट्स के बराबर है। और फिर वो कहती है कि अगर हमारे टीचर की बात करें तो उसकी जो सोल इम्पेयर की टेक्निक थी वो भी यहाँ पे 10,000 पॉइंट्स की थी, और यहाँ पे उनके टीचर ने अपनी जान पर खेलकर उसको सीक्रेट रखा था। लेकिन अभी की मर्तबा जो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में उसकी प्राइस 8 लाख है, तो इससे ये जानकर हैरान होता है कि ये इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे आता भी शौक होते हुए कहती है कि क्या ये ट्रू यान एम्पायर के हैं, क्या ये एक्चुअली ट्रू यान एम्पायर के हैं। तो यहाँ सुनकर तो लू फेंग उससे क्यूरियोसिटी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो बबाता उससे एक्सट्रीमली एक्साइटेड कहती है कि लू फेंग तुम्हें कुछ नहीं पता, यहाँ पे अनडाइंग बेंग में कई सारे टर्म्स पोजीशन और पावर है, उन सबके पोजीशन और पावर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पे नॉर्मल अनडाइंग बेंग जनरल्स और कमांडर ही बन पाते हैं, लेकिन वहीं पे कई एक्सट्रीमली पावरफुल अनडाइंग बेंग बनते हैं जिन्हें टाइटल मिलता है ऑफिशियल, जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी और ह्यूजॉक्स डोजो की तरफ से मिला होता है। और एक बंदे जिसके पास एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ होता है जो कि एक अनडाइंग बेंग होता है, जैसे कि तुम्हारे टीचर्स थे उनके पास भी ऐसा टाइटल बड़ी मुश्किल से आ पाता। और यहाँ पे वो कहती है कि इस पाइनिकल ऑफ अनडाइंग में जितने भी स्ट्रगल होते जाते हैं वो इतने ज़्यादा इनविंसिबल होते हैं, और यहाँ पे जैसे जैसे वो पावरफुल होते हैं और इनविंसिबल होते हैं उन्हें ही टाइटल मिलता है एम्पायर के, और ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और यहाँ पे ट्रू यान एम्पायर टेक्निक लिखा होता है जो कि 8 लाख पॉइंट्स के बराबर थी। और यहाँ पे वो कहती है कि ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि अगर इसे किसी अनडाइंग में देखा तो ये क्लोजेस्ट यूनिवर्सल कंट्री लीडर के जो कि एब्सोल्यूट बेंग है। यहाँ पे बबाता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसके हाथ में बहुत बड़ा खजाना लगने वाला था। और अब फिर लू फेंग ये रियलाइज करता है, और यहाँ पे लू फेंग को वो बताती है कि यहाँ पे जनरल ऑफिशियल एम्पायर में डिवाइड है। और यहाँ पे बबाता उसे बताती है कि यहाँ का अनडाइंग बेंग में 3 टाइटल में स्ट्रेंथ बना हुआ है, जैसे कि जनरल ऑफिशियल एम्पायर, और इन सबके टाइटल सबके अलग अलग स्ट्रेंथ को दिखाती है। और यहाँ पे कहती है कि जनरल नॉर्मल होता है, ऑफिशियल थोड़े से पावरफुल, एम्पायर सबसे ज्यादा पावरफुल जो कि इनविंसिबल होते हैं अनडाइंग बेंग। और यहाँ पे बबाता से वो पूछता है कि क्या जब हमारे टीचर को उस बंदे ने मारा जो एनिमी था आखिर उसकी रैंक क्या थी। तो ये सुनकर बबाता का थोड़ा सा मूड थोड़ा सा बिगड़ जाता क्योंकि वो टीचर थे और वो उसके हत्या के बारे में नहीं बात करना चाहते थे। और यहाँ पे बबाता उससे कहती है कि तुम्हारे टीचर बहुत ही मुश्किल से स्ट्रेंथ रखते थे ऑफिशियल की, और यहाँ पे जो बंदे ने तुम्हारे टीचर को मारा वो जरूर एम्पायर लेवल का बंदा होगा। तो ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता क्योंकि उसके टीचर जो कि एब्सोल्यूट बेंग थे लेकिन वो भी बेयरली एक ऑफिशियल थे, वहीं पे उसका ओपोनेंट एक एम्पायर था। और यहाँ पे वो कहता है कि इसी कारण टीचर इतने बुरी तरीके से हार चुके थे। और अब फिर बबाता उससे दुखी होते हुए कहती है कि यहाँ पे वॉरियर्स के लेवल भी बहुत अलग अलग होते हैं, जैसे कि गानू यूनिवर्स कंट्री में देखो तो उसकी रैंकिंग ही टॉप 3 में आती है। तो ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है और कहता है कि गानू यूनिवर्स कंट्री में 10,000 अनडाइंग बेंग है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसके टीचर गानू यूनिवर्स में वहाँ पे टॉप 3 में आते हैं। और या फिर बबाता उससे कहती है कि इन 1008 यूनिवर्स कंट्री में यहाँ पे बहुत ही कम बंदे जिनके पास टाइटल है एम्पायर होने का, और यहाँ पे एब्सोल्यूट वॉरियर्स इन सबको नहीं ले पाते। और यहाँ पे जो भी बंदे एब्सोल्यूट होते हैं जिनके पास एम्पायर की टाइटल होती है वो इन छोटे मोटे यूनिवर्स कंट्री में नहीं रुका करते, उन सबके पास जैसे इन टाइटल आता है वो 5 ग्रेट लेवियाटन या फिर स्पेशल लोन वुल्स में ला करते हैं। और यहाँ पे बबाता उससे सॉफ्टली कहती है कि यहाँ पर एक को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और अगर यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग हो गए तो एक यूनिवर्स कंट्री लीडर बन सकते हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं कि ये टेक्निक जो कि अकेला सेल करने के लायक 8 लाख पॉइंट्स के, यहाँ पे ये ट्रू यान एम्पायर यहाँ तक पूरे एम्पायर्स में ये टॉप पे आती है। यहाँ पे वो कहती है कि मैंने इस मॉड्यूल के टेक्निक्स को देखा है कि ये कंट्री लीडर ने कैसे अपने ट्रेजर ट्रॉप में रखा था, उसने अपने इसको सिर्फ 1 मिलियन पॉइंट्स में ही बेचा था। और अभी के मर्तबा टेक्निक जो कि यूनिवर्स कंट्री लीडर के बनाए हुए थे वो कि 1 मिलियन पॉइंट्स में बेचे गए थे। वहीं पे अगर इस टेक्निक की बात करें तो ये ट्रू यान एम्पायर ने बनाया जिसको कि 8 लाख पॉइंट्स
पॉइंट्स में बेचे गए हैं, मतलब यही कि यहाँ पे ट्रू यांग एम्पर की पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होगी। तो ये सुनकर लू फेंग भी हंसता है और यहाँ पे लू फेंग बवाता से हंसते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि मेरा बैकग्राउंड बड़ा नहीं और मैं इसी कारण थोड़ी सी कल्टीवेशन पीछे रह पा रही, लेकिन लगता है कि मैंने कई सारे बंदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, जिसके कारण वो बंदा मिस्टीरियस बंदा मुझे उस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है जिससे कि मैं अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा ग्रो कर सकूं। और यहाँ पे हमें उस लेटेस्ट ट्रू यांग एम्पर को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर लू फेंग उस फ्लोटिंग ब्लड के बारे में सोचता है कि उसे खरीदना है ताकि वो उससे अपनी कल्टीवेशन को कर सके। और फिर लू फेंग उसको खोजने लगता है और फिर बबाता उससे कहती है कि मुझे मिल गया, लेकिन अभी के दरमियान लू फेंग के पास एक भी पॉइंट्स मौजूद नहीं होते और उसको खरीदने के लिए 800 पॉइंट्स होते हैं। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि आखिर मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मैंने अपने सारे पॉइंट्स को खर्च कर दिया, आखिर मैं उसको खरीदूंगा कैसे। तो बबाता उससे कहती है कि किसने कहा था इतनी जल्दी खर्च। अब यहाँ पे लू फेंग भी थोड़ा सा निराश होता है कि वो इसको खरीद नहीं सकता, लेकिन वो कहता है कि छोड़ो इसको, भूल जाओ, मुझे पहले उस रूम नंबर पे जाना होगा, उस बालकनी पे जाकर उसको देखना होगा, मुझे देखना होगा कि क्या वहाँ पे उस मार्किंग को छोड़ा हुआ लियान लू को जो कि ट्रिलियंस ईयर्स अगो पहले चुरा गया था। और अब फिर लियान हुआ की हिस्ट्री देखने के बाद लू फेंग को ये पता चल गया होता है कि वो एक जीनियस है ट्रिलियंस ईयर्स अगो के पहले, और यहाँ पे वो बहुत पहले ही मर चुके थे, वहां तक कि उन्होंने अपने 1 लाख साल भी गुजारे नहीं थे। और अनडाइंग बैंक की बात करें तो 1 लाख उनके सामने कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने 1 लाख में इतने पावर को अचीव कर लिया। इससे वो दिखाते हैं कि ये कितने ज्यादा पावरफुल होंगे और कितने ज्यादा जीनियस में आते होंगे। और अब फिर हमें प्राइमरी केओस सिटी का सीन चेंज कर दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग वहीं पे चला जाता है जहाँ पे मेल में लिखा होता है कि वहां पे तुमको जाना है। या फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो ऐसे ही जाने लगता है और लंबे समय तक खोजने लगता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स जुआंगगान माउंटेन को दिखाया जाता है जो कि एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजा होता है और वहीं पे रोंगजुन ट्रेनिंग ग्राउंड में होता है उस विला में। और हमें वहां पे बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे रोंगजुन उसे टीचर कहता है, उसके सामने रिस्पेक्टफुली वो करता है। और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लैक होल स्पेस की तरह दिख रहा था, उसके सामने आने से उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि कोई भी बंदा आराम से झुक सकता। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो कोई और नहीं यूनिवर्स कंट्री लीडर युआन चेन होता है जो कि अनडाइंग बेंग होता है और उसकी एज किसी भी 10,000 टाइम्स थी किसी भी प्लैनेट स्टार या फिर एंशिएंट इटर्नल बेंग की, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। और अब फिर हमें उस यानचन कंट्री लीडर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है, और फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूज एक्स प्राइमरी केओस टैबलेट्स। तो ये सुनकर रोंगजुन की भी आंखें चमक उठती और अब फिर हमें उस कंट्री लीडर को दिखाया जाता है जिसके अपने हाथों को हिलाता है और उसके हाथों में एक ह्यूज एक्स आ जाता है और अभी के मर्तबा वो उस ह्यूज एक्स को पकड़े हुए होता है और जैसे ही उसको वेव करता है वहाँ के ट्रेनिंग ग्राउंड रैप हो जाते हैं और वहाँ का साइज चेंज होकर यूनिवर्स स्पेस सीन बन जाता है। और वो कहते हैं कि मुझे ध्यान से देखो। और अब फिर हमें युआनचिन कंट्री लीडर को दिखाया जाता है जिसके अंदर डीपर प्रोफाउंड होता है, ऐसा लगा था कि उसके अंदर कई सारे यूनिवर्स स्पेस मौजूद है। और अब फिर वो अपने ह्यूज एक्स को अपने हाथों से उठाते हैं और वो अपने उस ह्यूज एक्स को चलाने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उनकी विल पावर और एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उस पूरे स्पेस को ट्रेमर कर दी थी, वहाँ पे स्पेस भी कट जा रहा था। और अब फिर वो अपने एक्स को वेव करते वहाँ पे कंट्री लीडर को दिखाया जाता जैसे वो अपने एक्स को वेव कर और वहाँ का वो पूरा स्पेस कट सा जाता है, यहाँ तक कि स्टार्स जितने भी होते वो भी कट चुके होते हैं, पूरा स्पेस डिसअपीयर हो चुका होता है। फिर से जब वो अपने अटैक को वापस लेते तो सब चीज ओरिजिनल स्टेट में हो चुका होता है और यहाँ पे जो पावर उनसे निकल रही थी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है। अब आप इस बात से समझ लो कि एक अनडाइंग बेंग जो कि अपर लिमिट अनडाइंग बेंग हो जो कि एम्परर हो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है एक नॉर्मल अनडाइंग बेंग से, तो समझ लो उसकी पावर कितनी ज्यादा भयंकर होगी। और यहाँ पे रोंगजुन भी उस सीन को बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और यहाँ पे वो उस सीन को अपने माइंड में रिकॉल करने लगता है क्योंकि वो उस फर्स्ट लेवल को सीखने वाला था। और अब फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि ये ह्यूज एक्स टैबलेट बहुत ही प्रोफाउंड है इस 52 में से, इसलिए तुम्हें इसके फर्स्ट फॉर्म को कंप्रीहेंड करना होगा और जब तुम इसके फर्स्ट फॉर्म को यूज कर लोगे और इसको सीख जाओगे तब तुम्हें 4th लेवल हेवनली बिल्स को पास करना होगा, जिसके बाद मैं इसके सेकंड फॉर्म को तुम्हारे सामने डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, जिसके बाद तुम इसको सीख जाओगे। और फिर रोंगजुन उसके सामने यस टीचर कह के वो करता है और यहाँ पे फिर वो यहाँ से गायब हो जाता है। और फिर यहाँ पे हमें रोंगजुन को दिखाया जाता है जो कहता है कि अच्छा तो ये ऐसे होता है। और यहाँ पे वो कहता है कि मेरी फर्स्ट फॉर्म एक्चुअली अनलीज हो गई है और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कंट्री लीडर है जो कि इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना सीखना चाहते थे, लेकिन अभी के मर्तबा रोंगजुन इसे सीख सकता था। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं बहुत ही पावरफुल बनूंगा। और यहाँ पे वो कहता है कि एडॉप्टिव फादर आप सिर्फ देखते रहो, ये बंदा ये बहुत ही पीक
तक पहुंचेगा और यहाँ पे योंगजुन अपने फादर के बदले की आग में जल रहा था और वो कहता है कि मैं इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूज एक्स टैबलेट को सीखूंगा, जिसके बाद मैं फिर से उस बोलान को भी पीछे करके उसको हरा दूंगा। और अब फिर हमें आउटसाइड प्राइमेट केओस सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग उन सबको ढूंढ रहा होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर आउटसाइड प्राइमरी केओस सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई और नहीं बोलान होता है, वो अपनी इन्फ्लुएंस होता है प्राइमरी केओस में। उसके सामने एक ह्यूज स्टोन टैबलेट्स होता है जिसपे कि 3 ट्रेजर्स लिखे होते हैं। उसकी आंखें भी एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि टीचर, आपने मुझे कहा था कि जैसे ही मैं अनडाइंग लेवल तक पहुंचूंगा मैं अनडाइंग लेवल में सबसे ग्रेटेस्ट स्पीड में आ जाऊंगा। तो यहाँ पे वो बोलान इन सब के बारे में बात करता और अब फिर हमें बहुत सारी चीजें होती है जिसे मैं स्किप करता हूँ, लेकिन इसके मेन पॉइंट ये थे कि अब यहाँ पे कई सारी चीजें जिसको मैं स्किप करता हूँ, लेकिन एक मेन पॉइंट है कि यहाँ पे बुनियान अपने स्पेस टेक्निक को यूज करता है जिसके कारण वो किसी भी स्टोरी को यूज कर सकता था, जैसे कि वुड, वाटर, फायर, अर्थ, इन सभी को किसी में से यूज कर सकता था। लेकिन अभी के मर्तबा उसने विंड को चूज किया था क्योंकि विंड, थंडर, लाइट इस सारे कंपेटेबल टाइम है और इसके एम्बिशन भी बहुत ही ग्रेट है टाइम सेक्टर लॉर्ड के। और अब फिर हमें सीन चेंज कर बाकी सारों के बारे में बताया जाता कि रोंगजुन, उसके पास यानचान यूनिवर्स कंट्रोल लीडर एक टीचर के जैसे, उसकी बैटल एबिलिटीज और उसकी टैलेंट बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। और फिर हमें बोलान के बारे में बताया जाता है कि वो बंदा, वो तो अपने सामने किसी ओपोनेंट के बारे में सोचता ही नहीं, ऐसा लगता है उसके सामने कोई बंदा आने की हिम्मत ही नहीं कर सकता है। और बाकी सारे जीनियस जैसे जियालाक्ची, यूका, एचएन, जियांगमो, लुइंग, उन सबके पास ह्यूज बैकग्राउंड और स्ट्रेंथ जिसके कारण वो अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते थे, लेकिन ये मसला लू फेंग के साथ नहीं होने वाला था। और अब फिर हमें केओस एनर्जी को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अभी उन सबको ढूंढ रहा होता है। और अब फिर हमें उन 9 यूनिवर्सल सेट के वर्ड के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग फिर से ट्रेनिंग एरिया में जाता है और अब फिर वहाँ पे एक बालकनी एरिया में जाता है जिसकी विड्थ और लेंथ 100 मीटर होती है। वहाँ पे रैंडम स्कैमर्स बने हुए होते हैं और अब फिर लू फेंग वहाँ पे जाता है जो कि ट्रेनिंग स्पेस होता है जूनियर लियान वुलुओ के। और यहाँ पे वो कहता है कि ट्रू यान एम्पर इसी के बारे में बात करते और अब फिर लू फेंग उसी बालकनी नंबर पे चला जाता है जिसका नंबर बहुत बड़ा है। और अब फिर लू फेंग जैसे ही उस बालकनी पे जाता है वो कहता है कि यहाँ पे तो कई सारे मार्किंग, और अब फिर लू फेंग उसको एग्जामिन करने लगता है और उस बिल्डिंग पे हमें कई सारे केओस सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे स्टोन्स पे ऐसे प्राइमर यूनिवर्स के बारे में लिखा हुआ था और यहाँ पे वो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से लिखे हुए थे लेकिन फिर भी वो मिटे नहीं थे और ये मिस्टीरियस पावर उन सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर से दिख रहे थे। और अब फिर वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे ब्लेड मीनिंग के बारे में लिखा होता है। लू फेंग उसको एग्जामिन करने लगता है लेकिन लू फेंग उस वर्ड्स को नहीं समझ पाता है, जिसे देखकर वो बबाता को इसको ट्रांसलेट करने के लिए बोलता है, बताओ कि इसकी मीनिंग क्या। तो बबाता कहती है कोई दिक्कत नहीं है और अब फिर बबाता उसको ट्रांसलेट करते हुए कहती है कि यहाँ पे लिखा हुआ, मैं लियान लू, मैं अपने कंप्रीहेंडिंग 9 यूनिवर्स टैबलेट्स को कर रही हूँ और मैंने फाइनली एक्सपीरियंस किया 3000 ईयर्स तक और मैंने फाइनली एक क्रिएट कर दिया फ्लोटिंग ब्लड सीक्रेट मैनुअल को। और यहाँ पे वो आगे ऐसे कहती है कि ये फ्लोटिंग ब्लड कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मैंने फर्स्ट से 3 पिक्चर्स के सारे मिस्ट्रीज को मैंने सॉल्व कर दिया और यहाँ पे सारी चीजें मेरे सामने क्लियर है। और यहाँ पे वो लिखी भी होती है कि यहाँ पे फर्स्ट 3 पिक्चर मोस्ट कॉम्प्रिहेंडिंग होती है 9 यूनिवर्स प्राइमरी केओस टैबलेट्स और यहाँ पे मेरी बेसिक जितनी भी बहुत ज्यादा सॉलिड हो चुकी है, यहाँ तक कि दूसरों से कंपेयर किया जाए तो सारे अपने 4 पिक्चर को यूज करना है, लेकिन मैं फिर भी उन सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है अभी के मर्तबा वो अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। और यहाँ पे लास्ट में लिखा होता है कि मैं एक अनडाइंग बीइंग बनूंगा और एक टाइटल एम्परर को जरूर लेके रहूंगा। अब जब लू फेंग इस सारी चीजों को पढ़ता और कहता कि इतना कॉन्फिडेंस, तो लू फेंग को भी विश्वास नहीं होता और कहता कि ये जरूर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और स्ट्रॉन्ग होंगे। और यहाँ पे वो कहता है कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद भी इसमें मैं डिफरेंस महसूस कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें से इंसेट एनर्जी निकल रही हो। और अभी के मर्तबा वो इन सारे जीनियस के बारे में बात करता है जिसने अपने फ्लोटिंग ब्लड को कंप्लीट किया था। और यहाँ पे लू फेंग उसको देखता और कहता कि एक अनडाइंग बैंक के बनने के बाद उसे इमीडिएटली ऑफिशियल टाइटल मिल गया, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक नहीं जी पाए, सिर्फ 1 लाख ईयर्स। और फिर लू फेंग उसी बालकनी में खड़ा होकर सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी बबाता उसे चिल्लाते हुए कहती है कि ये लियान लू ये क्या कह रही है, यहाँ पे फर्स्ट 3 पिक्चर्स ये फाउंडेशन है 9 यूनिवर्स ट्रेबलेट्स की और ये फ्लोटिंग ब्लड ये वर्शिप होती बेस्ट बेसिक टेक्निक्स बाय ट्रू एंड एम्पर की। और अभी के मर्तबा उसने इस टेक्निक को क्रिएट किया है और इसने कहा है कि ये अपने पाइनिकल स्टैंड पे पहले ही पहुंच चुका है। तो ये सुनकर बबाता उसे कहता है कि यहाँ पे जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिक होगी उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि बिल्डिंग को देख लो, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही ऊपर वो बिल्डिंग जाएगा। और फिर लू फेंग उन्हीं सब के बारे में सोचने लगता, उसके बारे में देखने लगता, लेकिन तभी बबाता उससे अनसेटिस्फाइड होकर कहता कि आखिर तुम इस पे देख क्या रहे हो, क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो। तो ये सुनकर लू फेंग उससे कहता है कि तुम अभी आवाज मत करो। और अभी के दरमियान लू फेंग बहुत ही सीरियस होता
और अभी वो उन 108 पेक्यूलियर वर्ड्स को ही देख रहा था, जिसे कि वो समझ तो नहीं पाता कि आखिर यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे 108 के रहने का मतलब क्या है। और वो कहता है कि ट्रू यान एम्पर ने मुझे यहाँ पे आया और कहा कि इसको देखो, यहाँ पे तो सिर्फ 108 वर्ड्स ही हैं। तो ये सुनकर बबाता भी शौक हो जाती है। यहाँ पे लू फेंग उस पे घूरते हुए कहता है कि मैंने शुरुआत से नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद ही इसको देखने के बाद ही फील कर लिया। और यहाँ पे टोटल 108 वर्ड्स, तो यहाँ से हर एक वर्ड से डिफरेंट फीलिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी के मर्तबा हम जब इस 100 वर्ड्स को एक साथ मिला कर देखते हैं तो ये कंप्लीट पिक्चर बनाता है। और अभी के मर्तबा जिसने भी इस पे क्लोज अटेंशन नहीं दिया था उसे ये फीलिंग का एहसास नहीं होगा। और फिर लू फेंग के माइंड में 3 पिक्चर्स ऑफ 9 यूनिवर्स टैबलेट्स आने लगती है और वहाँ पे उसे याद आता है कि उस पिक्चर में टोटल 108 ड्रॉप्स थे। ये देखकर लू फेंग भी शौक होता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और अभी लू फेंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और अभी के मर्तबा वो पूरा फीलिंग ऐसे डाउन पर पिक्चर्स में करने लगता है। यहाँ पे वो कहता है कि उस वर्ड्स में ही 108 वर्ड्स थे, यहाँ तक कि सेकंड लेवल में भी वहाँ पे 108 ड्रॉप्स, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और यहाँ पे लू फेंग सरप्राइज नहीं होता और कहता है कि मुझे इन सब को सीखना होगा, इन 108 के मिस्ट्री के बारे में सीखना होगा। यहाँ पे वो कहता है कि मुझे मेंटल थॉट 9 यूनिवर्स टैबलेट्स को इन सब के मिला के इन सब के बारे में और भी कंप्रिहेंशन देखना होगा। और फिर वो वर्क हार्ड करने लगता है इन 108 ब्लेड्स फॉर्म को यूज करने के लिए। और फिर लू फेंग उन वर्ड्स को और भी ध्यान से देखने लगता है, जहाँ पे लू फेंग को उन सब का धीरे धीरे मतलब समझ में आने लगता है। और फिर लू फेंग वहाँ के सारे सरफेस के 9 वर्ड्स और 9 ड्रॉप पिक्चर के बारे में मिलाने लगता है। और वहाँ पे जितने भी लेटर्स होते वो शायद सिमिलर होते एक दूसरे से, लेकिन अभी वो 10,000 टाइम्स हार्ड हो जाते हैं क्योंकि लू फेंग को वो वर्ड्स नहीं आते थे। और फिर यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा भाषण है जिसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये उनकी ट्रू यान एम्पर के बारे में ही है। और फिर यहाँ पे लू फेंग उसको सीखने लगा और कई दिन सीखने के बाद लू फेंग वहाँ पे अपने 20 इमेजेस को प्रोड्यूस कर पा रहा था, लेकिन अभी के मर्तबा लू फेंग भी उसको फुली तरह से समझ नहीं पाया था। और अब फिर लू फेंग कहता है कि चलो मैं थोड़ा समझा तो। और अब फिर वहाँ पे वो पूछता है कि बबाता आखिर मैं कितने लंबे समय से स्टडी कर रहा हूँ। तो बबाता उसे रिप्लाई देते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे टोटल 18 दिनों से यहीं पे स्टडी कर रहे हो। अब यहाँ पे लू फेंग वहीं से स्टडी करने बैठ गया था, जहाँ पे लू फेंग को वहाँ से कई सारी चीजों के बारे में पता चला था। अब लू फेंग ये सुनकर शौक हो जाता है कि क्या कि मैंने आधे महीने से यहाँ पे स्टडी किया, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट फॉर्म के थोड़े सी बात को समझ पाया। और अभी वो कहता है कि ये कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ओरिजिन लॉ बहुत ही हार्ड है और वो कहता है कि मेरे करंट स्पीड के अनुसार मुझे बहुत ही लंबा समय लगने वाला है। ये बहुत ही बुरा है कि मेरे पास फ्लोटिंग ब्लड मैनुअल नहीं है। और अब फिर लू फेंग कहता है कि काश मेरे पास वो 800 पॉइंट्स होते। और अभी के मर्तबा लू फेंग कहता है कि क्या मुझे उस फर्स्ट हेवनली ब्रिज को पास करने पे 1000 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और लू फेंग यही डिसाइड करता है कि क्या उसे उसको पास करना चाहिए। और अभी लू फेंग के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो फर्स्ट लेवल को पास कर सके, लेकिन लू फेंग को 1000 पॉइंट्स चाहिए थे जिससे कि वो 800 पॉइंट्स से उन सबको खरीद सके। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते क्या लू फेंग फर्स्ट लेवल को पास करके उन पॉइंट्स को एक्वायर करके फ्लोटिंग ब्लड को ले पाता है या फिर नहीं, या फिर लू फेंग किसी और जुगाड़ को करने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।